हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव महामना अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है। मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम दिया है और क्लियर भी किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है और मैंने आरएस मेंस एग्जाम 3 बार लिखा है और मुझे 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। Now crack RPSC with India's largest learning platform अनअकैडमी का गेट प्लस सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। नाउ हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी के लिए किस तरीके से रजिस्टर आप कर सकते हो। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। फिर उसके बाद आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन तथा लर्न मोर के बेल आइकन आएंगे, जिसमें आप गेट सब्सक्रिप्शन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए। जैसे यूपीएससी सेक्शन है, एनडीए सेक्शन है, बहुत सारे एग्जामों के अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, जिसमें आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए और आरपीएससी सब्सक्रिप्शन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 3 मंथ का, 6 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 12 मंथ का फीस स्ट्रक्चर और 24 मंथ का फीस स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मेरी सलाह है कि आप 12 मंथ के फीस स्ट्रक्चर को का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें, जिसकी फीस है 7000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड है गौरव MGAURAVM यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 7000 की जगह आपकी फीस मात्र होगी 6300 रुपये। ठीक है। यदि आप 24 मंथ्स अर्थात 24 महीने अर्थात 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस होगी 8400 रुपये। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव MGAURAVM यूज करते हो तो आपको इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस होगी मात्र 7560 रुपये होगी। तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें और अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रखें। यदि एक बार आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो आपको यहाँ क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी। व्हाट यू विल गेट ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पर फर्स्ट है डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो और उससे डिस्कस कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, वो भी ऑनगोइंग क्लास के अंदर। सेकंड है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। लाइव टेस्ट और क्विजेस का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन को एवेल्युएट करवाती है और साथ में आप यदि रेगुलर टेस्ट देते हो और क्विजेस को ज्वाइन करते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को समय समय पर एनालिसिस कर सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस सही डायरेक्शन में जा रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है। थर्ड है स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज में जितने भी आरपीएससी एग्जाम करवाते हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड करवाता है या फिर राजस्थान में जितने भी लगभग कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो उनके कोर्सेज को सही तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, मैनेज किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से आप प्रिपरेशन कर सको। फोर्थ है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मीन्स यदि आप एक बार आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बाद आपको लाइव क्लासेस तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज जितने भी होंगे उनको आप देख सकते हो किसी भी डिवाइस पर अपने कंफर्ट जोन के अंदर, और रिकॉर्डेड कोर्सेज को आप बार बार देख सकते हो। तो ये सभी जो सुविधाएं हैं वो केवल अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही आपको प्राप्त होंगी। इस वजह से जल्दी आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉलेज लेक्चर, और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा जो 2014 में हुई थी, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है। कहाँ पर निकाली गई है? राजस्थान राज्य के अंदर, जो कि आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं जो सॉल्व कराऊंगा कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा थी 2014 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिससे हमें जो भी आने वाला जो पेपर है, कॉमन पेपर है यानी थर्ड पेपर है कॉलेज व्याख्याता का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके प्रकृति और किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस किस क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा है और कौन सा सेक्शन कम इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सही समय पर इस परीक्षा की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें करीब 930 पदों पर
भर्ती घोषित की थी आरपीएससी के द्वारा, और इसके लगभग 9-10 तारीख से नवंबर में फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, जो कि दिसंबर तक चलेंगे, और लगभग एग्जाम की डेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस पेपर के बारे में देखते हैं। इसके मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अधिकतम मार्क्स कितने हैं, ये 50 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और 50 मार्क्स का होता है। तो अर्थात जो हर क्वेश्चन होगा वो कितने मार्क्स का होगा, हाफ मार्क्स का होगा। इसको आप ध्यान रखना, हाफ मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। और समय कितना होगा, यहाँ पर 2 घंटे होगा, जो कि इस बार भी होगा, समय 2 घंटे होगा। और सब्जेक्ट का नाम क्या है, जनरल स्टडी है, ठीक है ना। देख लेते हैं और देखते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इन बुकलेट 16 है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इन बुकलेट 100 है, और मार्क्स कितना है, 50 मार्क्स है ये, ठीक है। इसका हम एनालिसिस करते हैं। और ये कितनी तारीख को हुआ था, 24 अप्रैल 2016 का हुआ था। तो यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या दे रखा होता है इसमें, परीक्षाओं के लिए निर्देश क्या है, कितनी ऋणात्मक मार्किंग है, देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान है, और प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है, ठीक है। 4 वैकल्पिक मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, और नीले बॉल पॉइंट से घेरा करना होगा, ठीक है ना। हाँ, ये बात हमारे जानकारी में होनी चाहिए कि यदि आप एक गलत उत्तर देते हो तो आपका 1/3 भाग काटा जाएगा। अर्थात 1/3 भाग, आधे मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 1/3 भाग कितना हो गया इसका, 1/6 हो गया। तो इतना ये काटा जाएगा यदि आप एक गलत क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो, एक क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो, तो आपका 1/6 मार्क्स काटा जाएगा। इसको अभी आप नोट डाउन करना, ठीक है। अब और तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात और है, ये 10 नंबर का पॉइंट है। यदि आप अपना रोल नंबर, ये तो आरपीएससी के हर एग्जाम में होता है कि आप अपना रोल नंबर ओएमआर पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही तरीके से भरें। यदि आप रोल नंबर भी गलत मान लिख के आते हो, या फिर ओएमआर पर गलत रोल नंबर भर देते हो, तो आपको 5 अंकों काटे जाएंगे। जैसे कि आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम में भी होता है, वही सेम रूल है। यदि आप रोल नंबर को गलत भर के आते हो ओएमआर मार्कशीट पर, तो आपके 5 अंक काटे जाएंगे, और इसके अलावा आपकी रिजेक्ट नहीं होगी ओएमआर, उसका मूल्यांकन होगा। इतना आप ध्यान रखना कि इतना घबराने की कोई बात नहीं है। तो आप बस 2 पॉइंट हैं इसमें, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और जो वेटेज कितना होगा 1/6, और 5 अंक वाला, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कॉलेज लेक्चर 2014 जो आया था, कॉलेज लेक्चर 2014 या फिर 2015, जो भी पेपर हुआ था राजस्थान में, पिछला पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पर किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, जो पार्ट थे हम देखते हैं सिलेबस के अंदर। एक तो राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस है, और मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर करना चाहिए, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस किस एरिया से हम इनको तैयार कर सकते हैं। अब जैसे राजस्थान हिस्ट्री है, यहाँ से कितने क्वेश्चन बने इस पेपर में, वो भी देख लेते हैं। तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री से आए थे। राजस्थान हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो राजस्थान हिस्ट्री जिसमें मारवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, चौहानों का इतिहास है, और क्या कहते हैं जयपुर के कछुआओं का इतिहास है। तो यहाँ से करीब 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसमें, कॉलेज लेक्चर की जो परीक्षा थी 2014 वाली, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान हिस्ट्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 100 में से 11 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी बड़ा भी है, लेकिन कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद राजस्थान कल्चर, जो राजस्थान की संस्कृति है, वहां से कितने क्वेश्चन आए। वहां से लगभग 9 क्वेश्चंस आए थे राजस्थान कल्चर से। मैंने जो एनालिसिस किया था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। राजस्थान कल्चर में जितनी भी वेशभूषा है, भाषा है, संस्कृति है, वहां से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। ये मेरा अनुमान है जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके आधार पर राजस्थान ज्योग्राफी से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान ज्योग्राफी।
काफी कम समय में तैयार की जा सकती है। और भी बुक है काफी, राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसके अलावा हरिमोहन सक्सेना जी की बुक है। तो इससे आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत शानदार कम समय में तैयार होने वाला पार्ट है, और 13 से 14 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है राजस्थान इकोनॉमी का। राजस्थान इकोनॉमी से, जिसमें आप करंट को भी ले सकते हो, इकोनॉमी में जिसमें आप करंट को भी ले सकते हो, यहां से करीब 20 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे बड़ा पार्ट ये हो गया कि राजस्थान की इकोनॉमी आपको अच्छे तरीके से तैयार की करनी है। और इसमें एक चीज को ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं अलग से इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो डालूंगा, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर पूरा इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करवाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो राजस्थान इकोनॉमी से कितने क्वेश्चन आए हैं? 20 क्वेश्चन के अराउंड आए हैं, और वो उसमें भी इकोनॉमी सर्वे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब देख लेते हैं और एक पार्ट है राजस्थान की पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी नहीं है केवल, ये राजस्थान वाला मैटर है। तो राजस्थान की पॉलिटी से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और बहुत जल्दी कवर हो जाता है। जैसे कि राज्यपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया, या फिर इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक है जिसको आप लगभग 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हो राजस्थान पॉलिटी को। तो इस पे भी मैं एक मैराथन सेशन लूंगा एक ही क्लास में। और करंट के देख लेते हैं, इसके अलावा करंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो करंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और यहां से आए करीब 30 से 32 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं करंट से, जिसमें भी राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हो, प्रमुख स्थान हो, वहां से क्वेश्चन, या फिर इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर बुक का भी नाम पूछ लिया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो मेन पोर्शन है वो कौन कौन से। एक तो करंट को हमको साथ में रखना है, जिससे हम एग्जाम होते होते, जब भी 4 महीने में हो, अप्रैल में हो, मई में हो या मार्च में एग्जाम हो, तब तक हम साथ साथ में करंट पढ़ेंगे, तो साथ साथ में ये तैयार होता रहेगा। अगर एक साथ पढ़ोगे तो तैयार नहीं होगा। हाँ, सबसे इजी पोर्शन जो इसमें है राजस्थान की पॉलिटी है, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स लगभग 15 से 16 टॉपिक है। तो उसको आराम से एक दिन में अगर 3 टॉपिक करते हो तो लगभग 5 से 6 दिन या 7 दिन मान लो उसमें कवर हो जाती है। हाँ, राजस्थान इकोनॉमी में केवल इकोनॉमिक सर्वे भी आप पढ़ लोगे तो आपके 20 में से लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आराम से कवर होने की संभावना, और ज्यादा भी सही हो सकते हैं, जो इस पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो आगे वाला पेपर है उसका क्या पता, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं कि पिछले पेपर के हिसाब से आगे वाला पेपर भी मैच करेगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी का मैंने बताया 13 से 14 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और सिलेबस काफी कॉम्पैक्ट है, कम है। राजस्थान की ज्योग्राफी काफी कम है, तो इस वजह से ये भी क्वेश्चंस हम आसानी से कवर कर सकते हैं। कल्चर है, कल्चर से 9 क्वेश्चन है, इसको एक साथ रखो आप, कल्चर को और राजस्थान हिस्ट्री को, तो ये लगभग हो जाते हैं 20 से 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 100 में से जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 20 और 22 क्वेश्चन काफी बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। इसी तरीके से राजस्थान ज्योग्राफी, तो इन सेक्शंस को अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक एक करके कराया जा रहा है, और भी नए टीचर इनको कराते रहेंगे, और मेरा जितना भी होगा उसे मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है ना। अब हम चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है, और क्वेश्चन के नेचर कितना है, कितने डेप्थली क्वेश्चंस आए हैं, और कितने सरफेस से क्वेश्चन आए हैं। अब हम देखते हैं आगे की स्लाइड्स में चलते हैं और क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रम्मत क्या होती है? रम्मत क्या होती है? ये एक क्वेश्चन है जो कि कला और संस्कृति से आया, राजस्थान कल्चर से ये क्वेश्चन आया। अब हमने राजस्थान कल्चर के कितने क्वेश्चंस की बात की थी? हमने 9 क्वेश्चंस की बात की थी, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन राजस्थान कल्चर से आए। तो रम्मत क्या होती है? ये इसका आंसर क्या हो सकता है? एक लोक नृत्य है, या फिर एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है, या फिर वाद्य यंत्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर में रम्मत
एक नाटक होता था, लोक नाट्य होता था, जैसलमेर और बीकानेर की साइड में होता है पश्चिमी राजस्थान का, ये एक लोक नाट्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान की संस्कृति से। लोक नाट्य से पूछा जा सकता है, या फिर लोक संगीत से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर लोक नृत्य से भी पूछा जा सकता है। जितने भी जनजातियां हैं उनके लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता चल गया होगा। आपको लोक नृत्य भी जितने भी है वो पता होने चाहिए कि कालबेलिया नृत्य किस तरीके से होते हैं, गरासियाओं के नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोक संगीत से भी आ सकता है। वाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र क्या होता है, या फिर कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, वहां से क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया। रम्मत क्या है? तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। अब मोरचंग क्या होता है? ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी कला संस्कृति से क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान की, कि मोरचंग क्या होता है। मोरचंग पहला ऑप्शन है कि नृत्य शैली है, कि गायन शैली है, या वाद्य यंत्र है, या फिर चित्र शैली है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? यदि आपको पता है, मोरचंग आपने देखा है, या फिर आपने पढ़ा है कि मोरचंग नृत्य शैली हो सकती है, गायन शैली हो सकती है, चित्र शैली हो सकती है, वाद्य यंत्र हो सकता है। यदि आपने यंत्रों के बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि ये वाद्य यंत्र है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी राजस्थान की संस्कृति से आया और यंत्र से आया, वाद्य यंत्र से आया। तो आपको वाद्य यंत्र जितने भी है ना, उनको आपको अच्छे तरीके से रटने का मतलब दिमाग में बैठाने है कि ये किस किस तरीके से आप अपनी ट्रिक्स के आधार पर याद कर सकते हो। काफी वीडियो यूट्यूब पर और प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। अब जालौर के चौहान वंश के बारे में पता होना चाहिए। ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, यानी जो राजवंश थे वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। पहला ऑप्शन है वत्सराज है, दूसरा है कीर्तिपाल है, तीसरा है समर सिंह है, और चौथा है उदय सिंह है। तो इसमें से आपको अगर पता है कि जालौर के चौहान वंश को आप जानते हो कि उसमें वत्सराज था कि नहीं, कीर्तिपाल था कि नहीं, समर सिंह था कि नहीं, या फिर उदय सिंह। अब आप उदय सिंह के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना। वत्सराज के बारे में भी जानते होंगे, कीर्तिपाल है, समर सिंह है। तो इसमें जो आंसर दे रखा है वो तीसरे का वत्सराज जो था वहां से संबंधित नहीं था। कीर्तिपाल भी वहां से संबंधित था, उदय सिंह भी था, और समर सिंह भी था। यदि आपको चौहान वंश, जो जालौर के चौहान वंश के शासकों का वंश क्रम पता है, वहां किस किस शासक ने जो भी शासन किया है, तो ये राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष क्या है। तो बौद्ध धर्म, इसमें राजस्थान का सिलेबस है, इंडिया का सिलेबस तो है ही नहीं है इसमें। आप इसको भी ध्यान रखना कि ये यहाँ पर इंडिया का सिलेबस नहीं है, केवल राजस्थान का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। चौथे नंबर का बैराट, आपको पता ही है, जयपुर के पास है, ठीक है ना। नगर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कालीबंगा के बारे में सभी जानते हैं, और नलियासर सांभर है, ठीक है। तो बता सकते हो आप बैराट है कि क्या है। यदि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी 3-4 स्थल है राजस्थान में, उनके बारे में ज्ञान है, तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, बैराट है। और ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था। अब ये क्वेश्चन कहां से है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कोटा में विद्रोह का नेता क्या था। तो आप ये ध्यान रखना कि 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही आएगा, और जितने भी जहां जहां पे भी विद्रोह हुआ था तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम कि 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। कुशाल सिंह था। कुशाल सिंह चंपावत तो इस तरफ हो गए, तुम्हारे पाली के पास हो गए। राम सिंह हो गया, राम सिंह तो वहां का राजा था। बख्त सिंह हो गया, बख्त सिंह तो देख लो आप इस तरफ क्या कहते हैं, जो मुगल बादशाह था उनका सेनापति था। जयदयाल था। हाँ, तो इस तरीके से आप, यदि आपको 4 ऑप्शंस के बारे में पता है, अगर 1857 की क्रांति अच्छे तरीके से पढ़िए, तो आप इसका आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हो। एक तो जयदयाल था, वकील था, मेहराब था, जैसे 2 व्यक्ति थे,
उन्होंने 1857 की क्रांति में कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आपको 1857 की क्रांति अच्छी तरीके से तैयार करनी है। अब कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अब जितने भी राजस्थान में मेले होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेला किस तिथि को लगता है। और उसमें जैसे कि जो अपने हिंदी मास होते हैं उनके हिसाब से भी आपको याद होना चाहिए। तो देखो, बाणगंगा का मेला 2 बार लगता है क्या? पता होगा तभी आप बता सकते हो। केला देवी जो करौली में माता है उनका मेला 2 बार लगता है। करणी माता का मेला 2 बार लगता है। या फिर श्री महावीर जी का मेला 2 बार लगता है। तो इसका आंसर, यदि आपको पता है कि इन तीनों का मेला वर्ष में केवल 1 बार लगता है, ये तो फेमस है। यहाँ पे लक्खी मेला लगता है, बाणगंगा का मेला भी काफी फेमस मेला है, और महावीर जी का मेला। तो ये जो 3 है वो तो क्रॉस हो गए, क्योंकि इनका मेला 1 ही बार लगता है। अगर आपको पता है, यदि यही पता है कि करणी माता का मेला लगता है तो यहाँ पर 2 बार आयोजित होता है। तो इसका आंसर है करणी माता। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट दे दिए गए बीकानेर की मथेरण जो समुदाय के संबंध में बताया गया है, ठीक है ना। अर्थात देखते हैं बीकानेर का जो मथुरन समुदाय, जो मथेरण कला है, उसके बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन कौन से गलत हैं। ये 4 स्टेटमेंट दे दिए, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और उसमें से ये पूछ लिया गया कौन से कथन सही है, ठीक है। पहला कथन को हम चेकआउट करते हैं कि बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। इसका मतलब चित्रशैली वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। बीकानेर चित्रशैली नहीं तो किशनगढ़ की शैली है, और भी शैली है, आटा गीला है, यानी बहुत सारी जो चित्रशैली है यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बीकानेर चित्रशैली में के विकास में इनका प्रचुर योगदान था। हाँ, प्रचुर योगदान था, पता ही है हमें। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था। तो अनूप सिंह का टाइम था, गोल्डन पीरियड था। किसके लिए गोल्डन पीरियड था? जो मथेरण समुदाय थे, जो मथेरण कला करते थे। अब थर्ड है, ये भी सही है और ये भी सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए किया जाता था। मतलब जो आदमकद चित्र होते थे उस टाइम पर, आदमकद चित्र बनाते थे, उसके लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे, एक जैन समुदाय से थे। यदि आपने मथेरण जो समुदाय उसके बारे में पढ़ा है, चित्रशैली, तो मथेरण कला को आपको देखना ही है कि किस तरीके की चित्रशैली थी, साथ में गहराई से। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली आया है, तो यदि आपने पढ़ा है मथेरण समुदाय के बारे में तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसका जो सही आंसर है जो आरपीएससी ने दिया है, ऑल ऑफ करेक्ट है इसमें। अर्थात आंसर है इसका 4 आंसर है। आंसर 4 नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है, इसको एक बार और क्लियर करते हैं। इसका आंसर है, हाँ 4 ही है इसका आंसर, बिल्कुल सही है। इसके सारे ही करेक्ट है, 1, 2, 3 और ये 4, चारों के चारों आंसर इसके करेक्ट है। तो आपको बीकानेर की चित्रकला जो है, शैली है, मथेरण समुदाय और मथेरण कला के बारे में पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि तिमड़िया पहना जाता है। तिमड़िया कहाँ पहना जाता है? अब ये क्वेश्चन है राजस्थान की संस्कृति से आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको तिमड़िया हुआ, जितने भी स्त्रियां जो हैं जो पहनती हैं, ललाट पे क्या पहनती हैं, हाथों में क्या कंगन पहनती हैं, उसके बारे में, यानी सिर से लेकर पैर की उंगली तक यदि आपको पता है कौन कौन से आभूषण होते हैं तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। ये भी राजस्थान संस्कृति से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, तिमड़िया क्या होती है? पुरुषों द्वारा बाजू पर पहनी जाती है, पहला ऑप्शन। महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है, महिलाओं द्वारा ललाट पर पहना जाता है, या पुरुषों द्वारा हाथ पर पहना जाता है। एक तो आप ये कंफर्म कर लो कि तिमड़िया महिला पहनती है या पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, पर ललाट पे पहना जाता है या फिर गले पर, तो गले पे तिमड़िया पहना जाता है। इस तरीके का पश्चिमी राजस्थान में और उत्तरी राजस्थान में महिलाओं के द्वारा ये गले पर पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन काफी अच्छा है और इजी क्वेश्चन है और सरफेस से आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना।
अब 8 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 9 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कला संस्कृति से आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की कला संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल रख रही है इसमें एक तो बोली दे रखी है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली दी जाती है, और जिला दे रखा है कि कहां पर किस जिले में कौन सी बोली दी जाती है, और कूट को आपको सुमेलित करना है। कूट को सम्मिलित करना है कि कौन सा कूट 4 से मिल रहा है, या 3 से मिल रहा है, या 2 से मिल रहा है, या फिर 1 से मिल रहा है। अब हम इसको मिलाते हैं कि किससे कौन सा कूट मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, जागृति कहां पर बोली जाती है? जगराता होता है, जिसको इसका जो वैसा शब्द है वो जगराता है। जगराता मतलब जो रात्रि के अंदर प्रोग्राम होता है ना माता का, उसको जगराता बोलते हैं, जगराता, ठीक है ना। तो जगराता कहां होता है? करौली के अंदर होता है ये, ठीक है। अब ढाटी क्या होता है? ढाटी कहां पर होता है? ढाटी जो होता है वो बाड़मेर के अंदर होता है, ठीक है। नागरचोल आपको पता ही है कहां पर होता है, नागरचोल टोंक। और धावड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? धावड़ी, धावड़ा, ये इस तरीके की बोली उदयपुर के आदिवासी या जनजाति क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आपको यदि 2 ऑप्शन भी पता है, जैसे जगराता बताया आपको, जगराता करौली का होता है, और धावड़ी पता है, तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। A का 4, एक बार इसको और क्लियर कर दूं मैं। A का तो 4 हो गया, ठीक है। ढाटी का बाड़मेर हो गया, नागरचोल का क्या हो गया? टोंक हो गया, और धावड़ी का क्या हो गया? उदयपुर हो गया। तो इसको आप यहां से भी क्वेश्चन इस तरीके से राजस्थान संस्कृति से आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वो भी है कहां से? राजस्थान हिस्ट्री से भी आप मान सकते हो। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर किस जगह स्थित है? आप इसमें अनुमान लगा सकते हो। अनुमान के लिए 5 से 10 सेकंड सोच सकते हो कि आहड़ है, आहड़ कहां पर है? आपको ये पता होना चाहिए। ओसिया कहाँ है? जोधपुर है, कहाँ भी हो। जगत कहाँ है? जयपुर में। नागदा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आपको इसका एहसास होना चाहिए कि यहाँ पर किस जगह पर अंबिका मंदिर है। और ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सभी जगह पर शानदार और प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। जैसे हमने देखा 10वीं शताब्दी का अंबिका मंदिर आहड़ में। आहड़ कहां पर है? ये आपको पता होना चाहिए। ओसिया, ओसिया में प्रसिद्ध मंदिर है। नागदा में सास बहू का मंदिर है। जगत में, तो ये जगत इसका आंसर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चन चल रहे हैं। अब देखते हैं मेवाड़ पुकार क्या है। 11 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक बार सोच लो इसका आंसर क्या हो सकता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि मेवाड़ की पुकार क्या है। मेवाड़ अर्थात दक्षिणी राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर जो भी महाराणाओं का शासन रहा था, मेवाड़ वंश का शासन रहा था, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, राजसमंद वाला क्षेत्र, उसको आप देख सकते हैं इसको। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये। मेवाड़ का पहला ऑप्शन देखते हैं हम। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग का पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। मोतीलाल तेजावत के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मेवाड़ से है कि किसी और जगह से। मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, या फिर केसरी सिंह बारड द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी। केसरी सिंह बारड भी उसी क्षेत्र से संबंधित थे। या जय नारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी। अब आपको पता होना चाहिए मेवाड़ पुकार है, लेकिन जय नारायण व्यास कहां से हैं? जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंध रखते हैं, और वहां पर इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, ठीक है ना। या फिर केसरी सिंह बारड के बारे में पता है, इनका टाइम पीरियड क्या था, लेकिन मेवाड़ पुकार क्या है? स्वतंत्रता के टाइम की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर दे रखा है वो है 1 नंबर है। इसका आंसर अब आपने देख लिया होगा। आप एज्यूम कर लो 10 से 12 सेकंड इसी वजह से मैं दे रहा हूं कि आप एक बार देख लो कि इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार एक मांग थी जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर इसको एक बार करेक्ट कर लेना और इसको चेकआउट कर लेना कि मोतीलाल तेजावत थे कि माणिक्य लाल वर्मा थे, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है। आंसर तो जो आरपीएससी ने दिया है वो 1 दिया है,
जिसमें मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखना है हमें गलत युग्म को चुनिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सही युग्म को चुनिए, उसको तो आप आसानी से करते हैं, लेकिन गलत युग्म को इसमें चुनना है। और 3 ऑप्शन क्या होंगे, वो सही होंगे, केवल एक जो युग्म होगा वो गलत होगा। अब देखते हैं साहित्य से भी क्वेश्चन आ सकता है। साहित्य भी राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट ही है, तो साहित्य से एक क्वेश्चन आप मानो, आपको जितने भी बुक्स हैं, जितने भी राइटर हैं, मध्यकाल के हों, आधुनिक काल के हों, आपको पता रहना चाहिए कि जिससे आप क्वेश्चंस को गलत ना करो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बादली की रचना क्या, उसके साहित्यकार कौन थे, चंद्र प्रकाश देवल थे क्या, या फिर राधा जो साहित्यिक रचना थी उसके लेखक सत्य प्रकाश जोशी थे क्या। तब तक आप सोच लो कि आपको क्या आंसर देना है। मेघमाल के सुमेर सिंह शेखावत थे क्या, या फिर बाता में भूगोल हरीश भादानी थे क्या। आप सोच सकते हो इसमें, यदि आपको पता है जितनी भी साहित्यिक रचना के बारे में या फिर राजस्थान के साहित्य के बारे में, तो आप इस क्वेश्चंस का आसानी से निराकरण कर सकते हो। तो इसका जो आंसर अब मैं देता हूं, साहित्यिक रचना बादली चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये गलत है। लेकिन राधा जो साहित्यकार थे सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी थी, मेघवाल सुमेर सिंह शेखावत में लिखी थी, और बाता में भूगोल हरीश भादानी ने लिखी थी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में के थर्ड पेपर या कॉमन पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब तक हम राजस्थान की संस्कृति और हिस्ट्री से क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम देखते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से क्वेश्चन। जो हमारे पार्ट है राजस्थान की ज्योग्राफी सिलेबस में, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की पॉलिटी है और राजस्थान की इकोनॉमी है। ठीक है ना, इतने पार्ट है और उसके अलावा करंट के क्वेश्चन आएंगे। अब हर सेक्शन लगभग 15 से 20 मार्क्स का है और उसका जो एनालिसिस किया था अभी मैंने बता दिया था, तो उसके आधार पर तैयारी करें किस पोर्शन को छोड़ना है और किसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, कि राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां स्थित है। मुकंदरा की पहाड़ियों के बारे में अगर ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, या फिर हरिमोहन सक्सेना की किताब पढ़ी, या फिर राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें अच्छे तरीके से उनका अध्ययन किया है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेगा, वरना ये बहुत टफ हो जाएगा। तो राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियां, मुकंदरा हिल्स किस जगह पर स्थित है, राजस्थान के किस जगह पर। तो शेखावटी प्रदेश है क्या, हाड़ौती पठार है, माही बेसन है, या फिर दक्षिणी अरावली है। तो इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। मुकंदरा टाइगर हिल्स भी आपको ध्यान होगा, जो कि चर्चाओं में रहता है, किस किस के बीच में, कोटा बारा वगैरह इस तरीके का है। तो ये कहाँ स्थित है, हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार कहाँ पर है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। जैसे कि ये जो जगह है ना, वो है हाड़ौती पठार। इस जगह पर हाड़ौती पठार है। जैसे राजस्थान की मैप में देखेंगे तो यहीं पर कोटा के आसपास की जो पहाड़ियां मुकंदरा हिल्स, और यहाँ पर नेशनल पार्क भी बनाया गया था। ठीक है, तो हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता ही है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले आते हैं। हाड़ौती बेसिन भी है वहां पर और हाड़ौती का पठार भी है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। अब राजस्थान ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया, नदी से आया। नदी से काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको नदियों के बारे में नॉलेज है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 नदियां हैं और उसमें भी उसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी हो सकता है। यदि आपको सहायक नदियां पता है तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अनास, एराव व सोम नदी, सोम जिस नदी की सहायक नदियां वह है। अब इसमें यदि आपने 1-2 बार पढ़ा है तो सोम नदी के बारे में तो सुना होगा, सोम माही जाखम। तो यहां से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सोम माही जाखम से हम माही से मिला सकते हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है। यदि अनास और एराव के बारे में भी हमें नहीं पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और सहायक नदियों को अच्छे तरीके से याद करना है, अर्थात आ सकता है क्वेश्चन। राजस्थान की ज्योग्राफी से नदी से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डेगाना जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वो किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? अर्थात एक से दो या तीन क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? अयस्कों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खनिजों से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये जो चैप्टर है उसको अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है ना। तो डेगाना की खान कहां पर स्थित है? नागौर के अंदर स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, और पूरे भारत में सो भी प्रसिद्ध है। यहाँ राजस्थान में नहीं प्रसिद्ध, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो डेगाना को ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 16 नंबर का है। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म है जो राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कत्था है यहाँ पर, कत्था जो लगाते हैं ना पान वगैरह में, वही कत्था है, जिसका ये साइंस नेम दे रखा होगा अकेसिया कटेचु, इसका साइंस नेम भी दे रखा है, जिससे कंफ्यूज नहीं हो जो साइंस वाले बंदे हैं। तो कत्थे का उत्पादन किस जगह होता है राजस्थान में? यदि आपको पता है अच्छे तरीके से तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हो, किसी भी क्षेत्र के हो। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पता है होता है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी हिस्सा देखो बांसवाड़ा भी है, ठीक है, बारां भी है, उदयपुर भी है और चित्तौड़गढ़ भी है। एक बार आप सोच लो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। भरतपुर अलवर तो वैसे निकाल दो, यहाँ पे कत्था वगैरह होता नहीं, सीकर हनुमानगढ़ में भी नहीं होता। राजस्थान के दक्षिणी जो जिले हैं वहां पर होता है। तो मेनली जो इसका आंसर दे रखा है आरपीएससी ने, वो दे रखा है उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़। कत्थौड़ी जनजाति है वहां पर, ये कत्थे का व्यवसाय करती है, कत्था बनाती है। ठीक है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ विशेषकर जनजातियों का काम है ये। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये किस से आया है? ये भी राजस्थान की ज्योग्राफी मान सकते हो या फिर राजस्थान की कला संस्कृति भी मान सकते हो, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन मान सकते हो मेनली तो। ठीक है ना, जो जनजातियां मिलती हैं उनके कार्य वगैरह है या फिर उनका पहनावा वेशभूषा है, वो राजस्थान की संस्कृति का भी पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। राष्ट्रीय मरु उद्यान आपको पता है एक ही मरु उद्यान है, वो किस जगह है? जैसलमेर और जैसलमेर का आसपास का क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर के बीच में राष्ट्रीय मरु उद्यान पड़ता है। उसको किस और नाम से जाना जाता है? उसको वनस्पति पार्क के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वन्य जीव उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, या फिर घास पार्क से नाम से जाना जाता है, या फिर जीवाश्म उद्यान से जाना जाता है। यदि आपने पढ़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में तो आप इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन पता है तो कर दोगे और नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो वहां का जो फेमस चीज है, आप दे सकते हो इसका आंसर, वो वहां की जो फेमस चीज है वो है जीवाश्म उद्यान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। जो जीवों के अश्म मिले ना बहुत पुराने टाइम के, कौन कौन से युगों के अश्म मिले हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर किसका निर्माण कर दिया? एक पार्क बना दिया गया उन्हीं का, जीवाश्मों का। तो इस वजह से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या है? जीवाश्म उद्यान भी बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत अर्थात जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हो जल संरक्षण करने की। और राजस्थान में तो ये कहावत भी है, ये भी चलन है कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही पानी की कमी है। और देख लेते हैं हम इनके ऑप्शन को। नाडी है, खडीन है, टोबा है या फिर तालाब है। आप एक बार इसका आंसर दीजिए कि नाडी हो सकती है, खडीन हो सकती है, तालाब हो सकता है या फिर टोबा हो सकता है। ठीक है, देखो नाड़ी भी प्राचीन काल में होती थी, खडीन भी मध्यकाल में होता था। ये पानी एकत्रित करने की कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा, बहुत कम मात्रा में वर्षा होती थी, तो उसके लिए ये विधियां उपयोग में ली जाती थी। तो परंपरागत थी, बहुत पहले से चली आ रही थी, विकसित की गई थी वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा। तो खडीन भी परंपरागत थी, नाड़ी भी परंपरागत थी, और तालाब का तो आपको पता ही, ये भी परंपरागत है पुराने टाइम से, और टोबा भी परंपरागत है। तो इनके बारे में भी पढ़ना अच्छे तरीके से। चारों के बारे में, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है ये,
लेकिन आरपीएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, इस पर स्टार लगा दिया। अर्थात जिस सारे के सारे परंपरागत में थे और जो परंपरागत नहीं था जल संरक्षण का वो इसमें दिया ही नहीं, तो आरपीएससी ने इसको स्टार लगा दिया और इसको क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो गया होगा कि जितनी भी परंपरागत की जल संरक्षण की विधियां हैं उनको हमें अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर के क्वेश्चन में देख लिया आपने कितनी लाइन्स है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। तो कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ जो तैयारी करने वाले युवक होते हैं, कॉलेज लेक्चर वाले, जो कि काफी बड़े होते हैं, बच्चे तो नहीं होते हैं, देख के ही घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की करने का क्या आधार है कि आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लो, कि ये पार्ट हो गया, एक लाइन ये हो गई, यानी कट आउट कर लो इसको। पहले हमने देखा, पहली लाइन पढ़ी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर, यहां तक कर लिया कट, ठीक है ना। ये किसके बारे में पूछ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर कैसे हो सकता है और कहां कहां पर वो उपलब्ध हो सकते हैं, उसके आधार पर वर्तमान में, अब यहां से स्टार्ट करो, वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास, राजस्थान का औद्योगिक विकास किस तरीके से हो सकता है इन प्राकृतिक संसाधन, जैसे खनिज संसाधन है हमारे यहाँ, और तेल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र में काफी तेल निकला हुआ है, जैसे कि जो बाड़मेर सांचौर वाला बेसिन है, उस तरीके से यहाँ पर औद्योगिक विकास में निम्न में से, अब यहां से स्टार्ट करो, निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। पहली चीज है प्राकृतिक संसाधन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन हो गए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन पशुधन है, नहीं है, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन तो है, इतना ये रिच यहां पर नहीं है पशुधन, क्योंकि यहां पर खेतीबाड़ी और राज्यों के मुकाबले कम होती है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, तो पूरा राजस्थान पटा पड़ा है, हर क्षेत्र में, हर जिले के अंदर कोई ना कोई खनिज निकलता ही रहता है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारा। कृषिगत पदार्थ आधारित, कृषिगत पदार्थ आधारित भी नहीं है, और सबसे तिलहन आधारित, तो इतना प्रोटेक्शन तिलहन का भी नहीं होता। लेकिन जो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो ऑप्शन है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो क्वेश्चन दे रखा है उसके आधार पर। खनिज आधारित, खनिज आधारित हर जिले के अंदर खान है, हर जिले में किसी न किसी तरीके का खनिज निकल रहा है, तो खनिज आधारित जो उद्योग है उसमें यदि निवेश किया जाए तो राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब आप 4 या 5 लाइन का ये क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस केवल कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक बार इधर भी देख सकते हो, यदि इंग्लिश मीडियम वाले, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड अवेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की अवेबिलिटी और नेचर के आधार पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री का निर्माण हो सकता है इस बेस पर, प्रेजेंटली प्ले ए वाइटल रोल, जो कि बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राजस्थान के में। तो कौन सा, सीधे सीधे दिख रहा है आपको, मिनरल वेस्ट हो सकता है उसके बाद। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको बड़े लगेंगे, लेकिन ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन था, पिछला वाला जो क्वेश्चन था अभी हमने देखा था, ये कहां से आया है, ये राजस्थान की इकोनॉमी से क्वेश्चन आना अब स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित नहीं है, ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है। कौन सी ऊंट, अगर आपको ऊंट की नस्ल के बारे में पता है तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और ऊंट के बारे में तो पता ही होना चाहिए अगर राजस्थान निवासी हो, ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान का इसको जहाज कहा जाता है। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, पुंगल, ठीक है, दूसरा है बारबरी, तीसरा है गुरहा, और चौथा है मेवाती। तो राजस्थान में ऊंट नस्ल से संबंधित कौन सा है, पुंगल आपको पता ही है क्या होती होगी,
बारवरी एक बकरी या भेड़ है, मेवाती भेड़ है और गुरहा होगा। ये आंसर इसका है जो आरबीएससी ने दिया है, 20 का 3 दिया है। तो गुरहा क्या होती है? नस्ल है, राजस्थान में ऊंट से संबंधित है। ठीक है, ये भेड़ बकरियों की नस्ल है शायद ना। तो गुरहा को आप ध्यान रखना। और राजस्थान में जितने भी पशुधन है उनके बारे में एक बार देख लेना। पशुधन जितने भी हैं, जैसे गायों की नस्ल हो गई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भेड़ की नस्ल हो गई, बकरियों की नस्ल हो गई। बकरी कौन कौन सी बकरी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, भैंसों की नस्ल हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऊंट की नस्ल से पूछ लिया, तो ऊंट तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि रेगिस्तान का जहाज है, तो इसकी जितनी भी नस्लें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? अब जनसंख्या दशकी जो जनगणना 2011 की थी, वहां से राजस्थान की जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहला क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे राजस्थान की जनगणना से। ठीक है ना, तो राजस्थान की जनगणना को अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है। तो क्या है, राजस्थान में किस जनगणना में वर्ष सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? अब ये तो दे दिया, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर कब अंकित की गई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि 1981 में कितनी दशकीय वृद्धि हुई थी, या फिर दर कितनी थी उसकी। यहां पर कितनी दशकीय वृद्धि दर थी, 2011 का तो पता ही होगा, और 2001। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है जो आरपीएससी ने दिया है वो है 1981 है इसका आंसर। ठीक है, तो एक ऑप्शन है इसका 1981 में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर। तो आपको पता होना चाहिए कि दशकीय वृद्धि दर क्या होती है, और साथ में राजस्थान की जो जनगणना है 2011 की, उसको अच्छे तरीके से कि लिंगानुपात कितना है और साक्षरता कितनी है, उसको पूरे तरीके से याद होने चाहिए ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ये। राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में रेड लॉम मृदा पाई जाती है? रेड लॉम मृदा क्या होती है? लाल मृदा। अच्छा, मृदाओं से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि मृदा और उसके क्षेत्र के राजस्थान में किस जगह से कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप इसको भी देख लेना कि जो है हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर में कौन सी मृदा पाई जाती है, फिर या फिर दक्षिणी राजस्थान मेवाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बलुई मृदा, या फिर कहाँ मृदा किस किस जगह, काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है हाड़ौती में। इस तरीके से आप इसको याद करने। तो इसी तरीके से रेड लॉम मृदा कहाँ पाई जाती है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और चैप्टर क्या है कि बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो रेड लॉम मृदा कहाँ कहाँ, उदयपुर कोटा में पाई जाती है, भीलवाड़ा अजमेर में पाई जाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है, या जयपुर और दौसा में पाई जाती है। तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये मृदा जो पाई जाती है वो पाई जाती है बांसवाड़ा में, और साथ में डूंगरपुर में पाई जाती है मृदा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर कोटा में कौन सी है, भीलवाड़ा अजमेर के आसपास कौन सी है, और जयपुर दौसा में कौन कौन सी मृदा है, उसको चेकआउट कीजिएगा। अब है अगला जो क्वेश्चन है वो है 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है। राजस्थान वानिकी वन से रिलेटेड जैव विविधता परियोजना, एक परियोजना है, किससे रिलेटेड है, वनों से रिलेटेड है और जैव विविधता से रिलेटेड है। तो उसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं है, इसमें ही कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पहले एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करें। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, वृक्षारोपण है क्या, जैव विविधता संरक्षण है क्या, जल संरक्षण है क्या। तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि वानिकी एवं जैव विविधता, तो वृक्षारोपण से तो रिलेटेड है ही है, ये वानिकी शब्द आ गया। ठीक है, और जैव विविधता लिखा हुआ है तो जैव विविधता संरक्षण तो वैसे ही हो गया। ठीक है, और वनों से और जैव विविधता से क्या होता है, जल का स्तर ऊपर आता है,
तो जल संरक्षण वैसे ही हो गया। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसको तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। तो आंसर हो गया 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। ये ज्योग्राफी से आया हुआ क्वेश्चन है। शीतकालीन वर्षा जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है वो किन से होती है, स्थानीय हवाओं से होती है, या फिर उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, या फिर पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यदि आपने राजस्थान जलवायु का अध्ययन किया है तो यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। उन वो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका क्वेश्चन ये भी गलत नहीं होगा। तो स्थानीय हवाओं से होती है क्या सर्दियों वर्षा? नहीं होती, पता ही है। उत्तर पूर्वी मानसून रिट्रीट मानसून से होती है, जो लौट के आता है, उससे होती है? नहीं होती है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी मानसून से तो गर्मी में वर्षा होती है, जो कि सितंबर तक चलती है, जुलाई अगस्त सितंबर तक, वो वाली वर्षा भी नहीं है। ये किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि अभी हाल ही में होगी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं इसको, जो कहां से स्टार्ट होती है? भूमध्य सागर से स्टार्ट होती है और यहां तक इसका प्रभाव रहता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, स्थलाकृति से क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो उन पहाड़ियों का स्थानीय नाम कैसे है जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली और कटी फटी हैं? यदि आपने ज्योग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ी है कि कौन सी पहाड़ी का किस क्षेत्र में जो स्थानीय नाम है पता है, तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो भाकर है क्या, भौराट है क्या, ऊपरमाल है, या फिर गिरवा है क्या? गिरवा के बारे में आपको पता है उदयपुर के आसपास में, भौराट भी पता है चित्तौड़गढ़ है, ऊपरमाल कहां पर है? ऊपरमाल का पठार है, और भाकर है। तो भाकर इसका सही आंसर है, जो आरबीएससी ने दिया है कि भाकर जो है वो सिरोही के अंदर स्थित है और कटी फटी पहाड़ियों को कहते हैं। तो जितने भी है ना कि भाकर, और भी ऑप्शन देखो, भौराट के बारे में पता होना चाहिए, गिरवा के बारे में, और ऊपरमाल के पठार के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी नॉलेज होगी, तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हो। यदि आपको 2 ऑप्शन पता है इनके बारे में, तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अंतः प्रभावित नदी नहीं है। हमने एक क्वेश्चन पीछे भी देख लिया था कि नदी का, तो दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इस वजह से नदी को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, उसकी सहायक नदी और अंतः प्रभावित नदियों पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकोगे। अंतः प्रभावित नदी अर्थात जो कि ना कि किसी भी सागर में जाकर नहीं मिल रही है, यही राजस्थान में स्टार्ट हुई और राजस्थान में या फिर यूपी एमपी जितना भी लग रहे हैं जिले, वहां पर जाकर समाप्त हो गई, तो अंतर प्रभावित नदी इसको बोलते हैं। तो वो नहीं है। साबी है क्या? ठीक है। कांतली है क्या? ठीक है। काकड़ी है क्या? या फिर खारी है क्या? खारी है। खारी जो नदी है या तो बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में किसी न किसी माध्यम से जा रही होगी। लेकिन कांतली अंतर प्रभावित नदी है, साबी अंतर प्रभावित नदी है, और काकड़ी भी अंतर प्रभावित नदी है। तो आपको अंतर प्रभावित नदी पता होना चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से और इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से अब हमने कर लिए क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, अगली स्लाइड निकाल दें। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2011 बारे में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? ठीक है। तो राजस्थान के जो वन क्षेत्र है वो पता होना चाहिए, और 2011-12 के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो लेटेस्ट वन क्षेत्र आया होगा 2018 में या फिर 2017 में आया था, फिर 2019 में भी आया था, तो उसको आपको याद करना है कि वहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस टाइम पर की जो वन क्षेत्र वाले जो फैक्ट आए थे उनको याद करना था, और इस टाइम पर जो फैक्ट आएंगे, जो लेटेस्ट फैक्ट आएंगे, वहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो ये एक करंट का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको।
तो उस टाइम पर उदयपुर था, इस टाइम पर चेकआउट करना कौन था, तो आरपीएससी ने क्या आंसर दिया था, उदयपुर दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। यदि आपको भेड़ की नस्ल पता है, गाय की नस्ल पता है या फिर बकरी की नस्ल पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मालवी भेड़ की नस्ल नहीं है, नाली है कि नहीं है, सोनारी है कि नहीं है, या फिर मालपुरी है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मालवी जो नस्ल है वो भेड़ की नस्ल नहीं है। ठीक है, मालवी जो नस्ल है भेड़ की नस्ल नहीं है। नाली आपको पता है हनुमानगढ़, सोनारी भी है मालपुरी टोंक के अंदर। तो इस तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बोला था पहले आपने एक क्वेश्चन देख ही रखा है जनसंख्या वाला, 2011 की जनसंख्या थी। अब ये एक क्वेश्चन और आ गया कि राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक है ना, यदि आपको पता है तो आप सॉल्व कर दोगे, नहीं पता है तो नहीं। नगरीय जनसंख्या भी पता होनी चाहिए और ग्रामीण जनसंख्या भी पता होना चाहिए। तो दोनों तरीके की जनसंख्या पता है, तो इसका जो अनुपात है पता है, आपको परसेंटेज पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो कितनी है नगरीय जनसंख्या? नगरीय जनसंख्या तो कम ही होगी ना। तो इसका जो आंसर है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता। तो 24.90 क्या है इसकी नगरीय जनसंख्या राजस्थान की। तो ग्रामीण जनसंख्या को 100 में से माइनस कर देंगे तो 74.10% क्या होगी, ये होगी ग्रामीण जनसंख्या। तो दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं। तो आप 2011 की जो जनसंख्या है ना, जो जनगणना है, उसको रट लेना, वहां से क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आ गया कि राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, कौन सी कृषि है। अब वालरा पता है कि किस क्षेत्र में होती है, आदिवासी करते हैं, जनजाति करती हैं, आपको पता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि स्थानांतरित कृषि है कि शुष्क कृषि है कि आर्द्र शुष्क कृषि है या फिर पर्वतीय कृषि है। यदि आपको वालरा जनजाति या फिर ये वालरा है इसके बारे में पता है, कृषि का एक प्रकार है जो कि अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी राज्यों में इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, वालरा बोला जाता है। और इसका जो क्या कहते हैं, फेमस नाम क्या है, स्थानांतरित कृषि है। तो इसको भी आप याद रखना, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, या अर्थात एक जगह खेती कर देते हैं फिर उस जगह को जला देते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं, उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। यानी एक जगह कृषि की, इस जगह इस साल कृषि की या फिर इस महीने में कृषि की, इस क्षेत्र को छोड़ दिया फिर दूसरे क्षेत्र में, अर्थात ये इसकी पैदावार कम हो गई, कुछ सालों के बाद इसकी पैदावार दोबारा हो जाएगी तो फिर दोबारा करने के कहने का मतलब ये है शिफ्ट होते जाते हैं, शिफ्टिव कल्टीवेशन, शिफ्ट करते जाते हैं जमीन को इस तरीके से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। एक विकास कार्य दे रखा था कि ये कब प्रारंभ हुआ था। तो मगरा क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि अजमेर के आसपास का जो भी क्षेत्र मगरा क्षेत्र कार्यक्रम है, और ये कब स्टार्ट हुआ था तो पता हो। अगर आपको फैक्चुअल पता है, ये इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा है, तो ये 2005 और 6 में स्टार्ट हुआ था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, सोचिए और जवाब दीजिए। 5 से 10 सेकंड का समय है अभी कि बीसलपुर बांध किस नदी पर है, किस जिले में है और कहां पर स्थित है, इसकी क्या विशेषता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन और आ गया जो नदी से रिलेटेड है, तीसरा क्वेश्चन है ये नदी से रिलेटेड। तो नदियां काफी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो बीसलपुर बांध किसके समीप है, बीसलपुर बांध किसके पास है, तो बीसलपुर बांध है बनास नदी के पास है। ठीक है ना, बनास नदी आती है ना, जो काफी लंबा रूट तय करते हुए आती है दक्षिणी राजस्थान से। बीसलपुर बांध बनास नदी के किनारे स्थित है। तो ये एक और क्वेश्चन आ गया था, इसको भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लूणी नदी किस जगह है, जाखम नदी कहां से है, काली सिंध नदी है, तो इन सभी का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं विधानसभा की सदस्य थी। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 14वीं विधानसभा
2013 में बीजेपी की सरकार थी, वो 14वीं विधानसभा थी, उस टाइम पर थी। तो करंट में किसका आ सकता है कि 2018 में कितनी महिलाएं विधानसभा की सदस्य थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछ सकते हैं। तो नोट्स जब भी बनाओ तो उसमें ये फैक्ट भी डाल देना, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है 2013 विधानसभा चुनाव से, अर्थात ये करंट का क्वेश्चन है। ये पिछला भी क्वेश्चन करंट का था और ये भी क्वेश्चन करंट का था। तो करंट के इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड भी करंट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो भी चुनाव हुआ है 2018 के अंदर हुआ है, तो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये पॉलिटी के करंट से क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं स्टैटिक पार्ट से जो क्वेश्चन आए ना पॉलिटी के, वो स्टार्ट हो गए हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 35वें नंबर का क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और संविधान के कौन से अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो है उच्च न्यायालय, राजस्थान का उच्च न्यायालय भी है और अधीनस्थ न्यायालय भी है, सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। तो वहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। यदि आपको पता है कि 214 से, जो पहला ऑप्शन है 214 से 231 तक कौन से न्यायालय हैं, 227 से 232 तक कौन से, 233 से 237 तक, या फिर 234 से 247 तक। अब आपको पता है कि ये तो हाईकोर्ट वाला मामला हो गया, ठीक है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता किसका मामला हो गया, लेकिन मुझे अधीनस्थ न्यायालय देखे हैं मैंने, तो 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन है, जिसमें कौन कौन से न्यायालय आ जाएंगे अधीनस्थ न्यायालय में। एक तो जिला न्यायाधीश वाला आ जाएगा, जिला न्यायाधीश, जिले का न्यायालय, और उससे जो छोटे वाले कोर्ट आ जाते हैं, जैसे कि राजस्व कोर्ट में मुंसिफ कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, या फिर मुख्य दंडिक अधिकारी वाला जो फौजदारी वाले केसेस में आ जाएगा। इस वजह से अधीनस्थ न्यायालय का वीडियो मैंने डाल रखा है, काफी शॉर्ट में डाल रखा है, तो उससे उसको भी आप देख सकते हो और आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। दो प्रकार के होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामले में अलग तरीके से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और फौजदारी मामले में अलग तरीके से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से वहां से भी आप तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हाईकोर्ट से भी आ सकता है। हाईकोर्ट का भी मेरा वीडियो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डला हुआ है, यूट्यूब वाले में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो इस परीक्षा को करवा रहा है, आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को करवा रहा है, उसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारा जो प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो वो आपको पता होना चाहिए, जितने भी अध्यक्ष है आप उसकी साइट्स पे भी जा सकते हो, वहां पर भी मिल जाएगा पूरा का पूरा इतिहास, और वीडियो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, और भी जितने भी डिटेल्स है, जितने पढ़ने की आवश्यकता है, वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो कौन थे? एस के घोष थे। काफी इजी क्वेश्चन है, एस के घोष काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिटी के सेक्शंस के आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, 17 से 18 क्वेश्चन, और टॉपिक काफी कम है, तो इसको अच्छे तरीके से आप कम समय में तैयार कर सकते हो। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के राज्य के पहले लोकायुक्त थे। यदि आपने लोकायुक्त के बारे में पता है, पढ़ा है, वीडियोस भी डले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, वहां भी देख सकते हो, एक बार उसको चेकआउट करना कि किस तरीके का है। और हमारे सिलेबस में दे रखा है, कॉल लेक्चर के सिलेबस में, राजस्थान का लोकायुक्त, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। देखो लगातार दो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, 37 नंबर और 38 क्वेश्चन। तो राजस्थान के लोकायुक्त से एक क्वेश्चन तो देगा कम से कम, पिछली बार 2 क्वेश्चन दे दिए थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई थी, 1973 में, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, न्यायमूर्ति ID दुआ भी राजस्थान के राज्य के पहले लोकायुक्त थे। ID दुआ के बारे में भी पता होना चाहिए, पता क्या यही होना चाहिए कि ये राजस्थान के राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो 37 नंबर क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का सीधा सीधा आया हुआ क्वेश्चन है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा है कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, स्टार लगा दिया इस क्वेश्चन में।
38 नंबर का क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया और स्टार लगा दिया इसमें। तो लोकायुक्त से 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, एक डिलीट हुआ था और ये वाला क्वेश्चन आया था। तो आप लोकायुक्त को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आया है राज्यपाल से। राज्यपाल भी हमारे सिलेबस में कॉल लेक्चर के में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अगर आपको पता है कि राज्यपाल कितने अनुच्छेद से स्टार्ट होता है, तो उसका पहला ही जो आर्टिकल है उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है, तो कितना है? आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 152, 153, 154, 155। तो 153 में क्या दे रखा है? 153 आंसर है इसका। अनुच्छेद 153 है जिसमें राज्यपाल दे रखा है। ठीक है ना। अब 40 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। राजस्थान महिला आयोग भी हमारे सिलेबस में है ये पूरा का पूरा। तो महिला आयोग का कार्य निम्न नहीं है। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत, तो ये तो क्या कहते हैं, हम अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं 40 नंबर को, कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत ही सुनती है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के लिए क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है, बिल्कुल सही है ये भी। महिला सशक्तिकरण का प्रयास, इसी वजह से ये आयोग बनाया गया है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना, दोषियों को दंडित कौन करेगा? न्यायालय करेगा। महिला आयोग का ये काम नहीं है, ये केवल सिफारिश ही करती है केवल। तो अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान महिला आयोग से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई थी? छावनी बोर्ड अर्थात कैंटोनमेंट बोर्ड। क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना। तो नसीराबाद में ही तो थी ना छावनी, 1857 की क्रांति से पता है हमें, तो और भी जगह थी। ठीक है ना, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड था वो कहां था? केवल नसीराबाद में था। छावनी बोर्ड केवल नसीराबाद में था। छावनी तो बहुत जगह थी, 6 जगह थी। तो ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हो आप 1857 की क्रांति से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य निर्वाचन आयोग हमारे पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के सेक्शन में, तो यहां से भी क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया। पता है 1952 में हुआ था, क्या 1993, 94 में या 96 में? तो हम सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। तो 42 का 2 आंसर है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना का लाभार्थी नहीं है? तो एम पावर जो परियोजना है ये आ गया, योजना से क्वेश्चन है या फिर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है ये, कि एम पावर परियोजना के लाभार्थी कौन कौन नहीं है। एम पावर जो परियोजना है किस एरिया के अंदर लागू है एम पावर स्कीम? यदि आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते आप। तो एम पावर परियोजना कहां कहां पर थी? आबू रोड थी, बायतू थी और सांचौर थी, अर्थात दक्षिणी राजस्थान में थी। लेकिन बिलाड़ा जोधपुर में आ गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। इसको भी कॉमन सेंस से कर सकते हो, लेकिन पता होगा परियोजना का इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 44वां क्वेश्चन है अगला, कि 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालक परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका पॉलिटी के करंट से हो गया। ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है, देख लो पॉलिटी से कितने सारे क्वेश्चन है, वो करंट से भी रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है प्रद्युम्न सिंह है कि नहीं है, कालीचरण सर्राफ, तो इनका ऑप्शन भी आज के हिसाब से देख सकते हो कि करंट से और पॉलिटी से रिलेटेड कहां से क्वेश्चन विधानसभा से आ सकते हैं, तो उसको भी आप तैयार कीजिए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई? इस टाइम पर भी पूछा जा सकता है 15वीं विधानसभा के बारे में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार करके रखना, कि इस तरीके से नोट्स बनाना कि ये सारे पॉइंट्स नोट्स में शामिल हो जाए। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ठीक है, राजस्थान में अस्पष्ट बहुमत, यदि आपको पता है कि जो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था राजस्थान में,
कब कब लगाया गया था वो पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 1967 में लगाया गया था प्रथम राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 1977 में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1980 में लगाया गया था और एंड में कब लगाया गया था? 1992 में लगाया गया था। अब ये राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया था? वो ही है कि अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा जब मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, बहुमत नहीं मिल पाया था, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे थे ना ये, तो बहुमत ना मिल पाने के कारण, स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? 1967। ठीक है ना। अब है 46 नंबर क्वेश्चन है, ये 46 का है, 1967 है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब आपको पता होना चाहिए कि 1977 में किस कारण से लगा था, ये तो पता ही है, भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी यहां पर। इसको भी एक बार देख लो, और मेरा वीडियो डला हुआ है राज्यपाल का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब वाले पर, तो उसमें भी पूरा क्लियर किया गया है। भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी और इमरजेंसी का टाइम था, तो इनकी सरकार को यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, 1980 में हरदीप जोशी थे, उस टाइम पर राष्ट्रपति शासन लगा, और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो 7 राज्यों में बीजेपी शासित थी, तो वहां जहां जहां पर बीजेपी शासित सरकार थी राज्यों में, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान में भी भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, या फिर बीजेपी की सरकार थी, तो यहाँ पे भी डिमोलिश कर दी गई, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इस तरीके से आपको सारे राष्ट्रपति शासन कब कब हुए, किस किस कारण हुए, तो इसकी नॉलेज हो सकती है, और क्वेश्चन भी इसमें सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और ये कहां से आ गया? पॉलिटी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है गोपाल सिंह, दूसरा है शांतिलाल चपलोत है, या फिर हरिशंकर भावड़ा, या फिर लक्ष्मण सिंह है। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मण सिंह। यदि आपको पता है विधानसभा के बारे में, आपने पढ़ा है, विधानसभा के भी वीडियो पढ़े हुए हैं कि प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि लक्ष्मण सिंह थे प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के। इनका टाइम पीरियड भी होगा उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो विधानसभा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो है क्वेश्चन है 48 नंबर का, कि राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या। तो ये क्या है? पॉलिटी से क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। तो पंचायत समिति हुई, ग्राम समिति हुई, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट और पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 49 नंबर क्या है? राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति शासन से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से मैंने बोला कि राज्यपाल का मेरा वीडियो डला हुआ है और उसमें राष्ट्रपति शासन की विस्तृत तरीके से व्याख्या मैंने की है। तो इसका जो आंसर है 49 नंबर का, वो क्या है? एम चेन्ना रेड्डी थे। एम चेन्ना रेड्डी थे। यदि आपको पता है कि आखिरी बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन? 1992 में लगा था राजस्थान में। उस टाइम पर मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया था भैरों सिंह शेखावत थे, और किस वजह से लगा था? बाबरी विध्वंस के कारण जो तनाव उत्पन्न हो रहा था, उस टाइम पर केंद्र सरकार ने 7 जो बीजेपी शासित राज्य थे सभी की सरकारों में बर्खास्त कर दी, भंग कर दी, और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो एम चेन्ना रेड्डी थे जो इस टाइम पर राजस्थान में कौन थे? राज्यपाल थे। इन्होंने ही रिपोर्ट देके भेजी होगी जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा होगा। ठीक है ना। अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलिटी से कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता ही चल गया होगा। क्या किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से 200 बढ़ा दी गई? अब विधानसभा से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, अब आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा जो थी वो किस किस टाइम पर क्वेश्चन, किस किस टाइम पर सीट्स बढ़ाई गई, कि सबसे पहले 160 थी, फिर 184 की, फिर 200 करी, इस तरीके से। तो 50 नंबर का जो आंसर है वो है जो छठी विधानसभा थी,
छठी विधानसभा का कार्यकाल था तब ये बढ़ाई गई थी। तो मुख्य मुख्य जो तथ्य हैं विधानसभा से कि कौन कौन सी विधानसभा, प्रथम विधानसभा के कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं, कौन कौन से फैक्ट हैं, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ जितनी भी है 15वीं विधानसभा तक के, तो एक नोट्स तैयार कर लेना 3 से 4 पेज में, तो उससे आपके क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब पॉलिटी से क्वेश्चन बंद हो गए, अब स्टार्ट हो रहे हैं। किससे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? राजस्थान की इकोनॉमी से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, विकास कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको सीधा सीधे फैक्ट पता है कि एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1974 में हुआ था, नहीं हुआ था 1970 में हुआ था, 1999 में हुआ था, ये हुआ था 1989 में, तो इस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा सकते हैं। अब ये 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना बनाई थी? काफी फेमस योजना थी कि जो बच्चे थे जिनके सर्दियों के टाइम पर जिन पर चप्पल नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे, तो उनको जूते दिलवाए जाते थे कलेक्टर के द्वारा। तो किस जिले के कलेक्टर ने की थी स्टार्टिंग इसकी? जालौर के थे, वो थे सोनी, जो उनका नाम था, काफी फेमस कलेक्टर है, उनने की थी। तो ये क्वेश्चन कहां से हो गया? करंट से हो गया, ठीक है ना। तो करंट से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब है अगला जो है क्वेश्चन है 53 नंबर का, जो कि इकोनॉमिक्स से है कि राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? यदि आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से कर राजस्व के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे देखा है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा आय होती है राजस्थान सरकार की टैक्सेस के अंदर, या वैट से होती है, या फिर कस्टम से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में तो वैट लागू है, तो वैट से ही होगी, उस टाइम पर जीएसटी तो था नहीं इस वजह से। तो ये भी एक तरीके से करंट का क्वेश्चन ही हो गया, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये। वैट से ही सबसे ज्यादा कर राजस्व का आय का सबसे बड़ा यही साधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया? एपीएमसी अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। एपीएमसी किस वजह से था कि इसके द्वारा क्या कहते हैं, जो राजस्थान में कृषि उत्पाद थे उनको मार्केटिंग की सुविधा मिल जाए, यानी वाणिज्यिक सुविधा मिल जाए। जितने भी कृषि उत्पाद, कृषि के द्वारा जो भी उत्पादन हो रहा है, जितनी भी सामग्री बनाई जा रही है कृषि से रिलेटेड, तो उसके मार्केटिंग के लिए आया गया था ये अधिनियम। तो आपको पता होना चाहिए एपीएमसी अधिनियम इस बार भी आने की बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन, उस टाइम पर तो लेटेस्ट आया था ये। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों में जीएसडीपी, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान। अब ये पूछ लिया कौन कौन से सेक्टर होते हैं, ये पता होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो सेक्टर होते हैं, वो स्थिर मूल्यों पर क्या योगदान होता है, जो अस्थिर मूल्य होते हैं उन पर कितना कितना इनका अनुपात होता है, तो वो पता होना चाहिए। भी करंट का क्वेश्चन हो गया, और ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अब तो ये डाटा चेंज हो गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है बताने से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अब है 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर कह रहा है 2016-17 के लिए राजस्थान राज्य का अनुमानित राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जीएसटी का कितना प्रतिशत है। तो इस बार भी ये भी किससे क्वेश्चन है? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। और यदि आपको सीधे सीधे पता है तो आप बता सकते हो कि ये 3.50 है, 2.99 है, 9.90 है, 8.30 है। तो ये तो वैसे ही ये खत्म हो गए, ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते। इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहा होगा। यदि आपको करेक्ट आंसर पता है, ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन द्वारा भी पूछा जा सकता है। राजकोषीय घाटा, और कहां से आया ये क्वेश्चन? वहीं से आया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया सीधे सीधे। अब है 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात क्या है? ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है।
राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? 57 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसको एक बार इंग्लिश में भी देख लो। आउट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन राजस्थान व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ थर्मल पावर? थर्मल पावर जो है उसका रेशियो कितना है, ठीक है, ये पूछा गया है। अगर आपको पता है तो आप आंसर दे दोगे इसका, और नहीं पता है तो नहीं दे पाओगे। तो 90% तो हो ही नहीं सकता, इतना तो अनुपात नहीं हो सकता। 33%, 80% तो 60% के आसपास है, और सबसे ज्यादा इसी का प्रतिशत रहता है थर्मल पावर का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। वो क्या कहता है कि पशुपालन सहित 2014-15 में राजस्थान राज्य के शुद्ध घरेलू सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था? ये करंट से हो गया, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी आप एक बार देख लेना कि इस तरीके से सकल घरेलू उत्पादन से क्वेश्चन आ सकता है। अब तो आउटडेटेड है, इस वजह से इसके बारे में चर्चा करना निरर्थक है। अब देखते हैं, ये सारे करंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा है? तो इस बार का भी आ सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट हो उसमें राजस्थान राज्य का इस बार का 2020 का डाटा आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी योजनाओं से, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ गया, या फिर योजनाओं से मान सकते हो आप इसको इस टाइम पर। तो ये 2012 में स्टार्ट की गई थी, और इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं, सौर ऊर्जा वगैरह से रिलेटेड, पवन ऊर्जा की योजनाएं, और भी योजनाएं, निःशुल्क दवा योजना, तो इसी में आ गई निःशुल्क दवा योजना जो सिंपल वाली थी, 2011 के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए स्टार्ट की थी गहलोत सरकार ने, तो वो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को भी आप, जितनी भी योजनाएं हैं गहलोत सरकार की हो, तो उनको अच्छे तरीके से पुराने कार्यकाल में और अब कार्यकाल में उनके भी नोट्स बनाने पड़े। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप टिक कर दोगे सही, और नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। तो ये हुआ था 1985 में हुई थी योजना, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है। उदय योजना का उद्देश्य उस टाइम पर ये योजना लॉन्च हुई थी, और किसके लिए हुई थी कि विद्युत जो वितरण कंपनियां हैं उनको वित्तीय स्थिरता देनी है, कि वो बहुत ज्यादा घाटे में जा रही थी। तो इसका आंसर सीधे सीधे है, विद्युत वितरण कंपनियां घाटे में जा रही थी, तो उनको स्थिरता देने के लिए सरकार ने उनको रुपया दिया था बहुत सारा। इस वजह से उदय योजना के बारे में ये भी करंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब 63 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार योजना सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जोड़ी गई? ये वसुंधरा राजे सरकार थी उस टाइम पर, भामाशाह रोजगार सृजन योजना चलाई गई थी, तो केंद्र सरकार की किस योजना से इसको जोड़ा गया था? तो 63 का जो आंसर है मुद्रा योजना थी। ये भी तो रोजगार से रिलेटेड योजना थी ना, तो उससे इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014, इसी तरीके से ये करंट का क्वेश्चन आ गया, इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था, इस वजह से सीधा सीधा क्वेश्चन लिया गया। अब जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा हो उसको अच्छे तरीके से देख लेना। एक ये भी करंट का क्वेश्चन है, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई? तो उस टाइम पर आया होगा, तो इस वजह से ये पूछ लिया गया। तो जितनी भी योजना है वहां से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, करीब 10 से 12 क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, ठीक है। अब 2014-15 है तो 2019-20 पूछ सकता है, इस जगह क्या रख देगा? 2019-20 रख देगा, 2019-20 रख देगा, और क्वेश्चंस को वैसा का वैसा ही कर देगा। या फिर प्रचलित की जगह क्या कर देगा? स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर क्वेश्चंस में चेंज भी कर सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीबीटी योजना क्या है? डीबीटी योजना क्या है कि पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना क्या है? बीजेपी शासित राज्य था उस टाइम पर, और योजना भामाशाह योजना के द्वारा चल रही थी, तो भामाशाह इसका आंसर हो गया सीधा सीधा। तो सरकार का भी फर्क पड़ता है कि जिसकी सरकार होती है वहां से क्वेश्चंस जो उनकी योजनाएं होती हैं
वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर है कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष में की गई थी? ये पता ही होगा आपको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2012 में। और जो लेटेस्ट पशु गणना है उसमें कितने कितने किसके, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरियां कितनी है, भेड़ें कितनी है, तो उसका भी आप ध्यान रखना कि ऊंटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, और जो लेटेस्ट हुई वो कब हुई, उसके बारे में भी आप एक बार नोट्स में डाल लेना। कि अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? खनिज संसाधन से आ गया। अब खनिज संसाधन से अभी हमने 2 क्वेश्चन और देख लिए थे, तो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया खनिज संसाधन से। तो खनिज संसाधन से आप मान लो 2 क्वेश्चन तो पक्के पक्के आएंगे, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। तो इसका मतलब डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। डिलीट तो इस वजह से हुआ है कि इसके ऑप्शंस मैच नहीं करने होंगे, कि जिप्सम के सर्वाधिक उत्पादन होता होगा वो जिला इसमें नहीं दिया गया चारों में। अब देखते हैं 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। सेवर कहां पर है? भरतपुर के अंदर है, आपको पता ही होगा, भरतपुर के अंदर है। सरसों से रिलेटेड जितना भी अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, वो भरतपुर के अंदर होता है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अगर स्थापना पता है, ये भी इकोनॉमी सर्वे या फिर स्ट्रेटेजिक पार्ट से क्वेश्चन है। जिला नवाचार कोष अर्थात डीआईएफ की स्थापना डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 11वें वित्त आयोग, 10वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग या फिर 13वें वित्त आयोग? अगर आपको पता है कि इस टाइम पर कौन सा वित्त आयोग था, तो आप बता सकते हो कि उस टाइम पर 13वें वित्त आयोग था, फिर 14वां भी आया होगा, 15वां भी आया होगा। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य किसकी अनुशंसा करता है कि करों का बंटवारा किस तरीके से होगा। तो जिला नवाचार कोष भी उसी तरीके से लेट था, वो किस वित्त आयोग की सिफारिश में बना था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था उस समय का। अब हम देखते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, और 72 नंबर भी करंट का है कि महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा कब की गई थी, किस बजट में की गई थी? तो उस टाइम पर की गई होगी, तो 13-14 में की गई होगी, सरकार आई थी उस टाइम पर की होगी, ठीक है ना। ये करंट का क्वेश्चन हो गया कि 14वीं। अगला क्वेश्चन जो है 73 नंबर का, कि 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे उस टाइम पर? ये भी करंट का क्वेश्चन के आ जाए, अभी 15वीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन से हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कैसे आएंगे उसके डायरेक्शन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? अब ये तो आपको पता है कि उस टाइम पर नया नया आया था केंद्रीय विश्वविद्यालय, पता था अजमेर में भी स्थित है। तो आज के समय भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ पूछे गए। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना कि जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर जो होगा उसे तृतीय पूर्ण युग्म को पहचानिए। शुभंकर पता होना चाहिए, किस जिले का शुभंकर, कौन सा पक्षी है, ठीक है। अजमेर खरमोर पक्षी या फिर खरमोर पक्षी। भरतपुर का तो आपको सभी को पता है कि सारस क्रेन होता है। दौसा मगर और जाल और भालू, तो इसमें त्रुटिपूर्ण अर्थात जो मिसमैच है वो कौन सा युग्म है। तो दौसा में आपको पता है कि ना तो चंबल निकलती ना कोई नदी निकलती इतनी बड़ी कि मगर कहाँ से पाए जाएंगे। तो आप इसको एक तरीके से कर भी सकते हो। एक खमनोर पक्षी मिलता है अजमेर में, जालौर में भालू बहुत प्रसिद्ध है, तो दौसा में तो मगर कहां से आए। एलिगेटर है ही नहीं है, जबकि जो चंबल में है वो घड़ियालों की संख्या बहुत ज्यादा है, मगर तो काफी कम है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी किससे रिलेटेड है? करंट से रिलेटेड है कि 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या, उस टाइम पर जो भी आंसर होगा 1 होगा। आप कितनी, अब तक 2 हैं, इसको भी ध्यान रखना कि लोकसभा में कितनी महिला गई है यहां से राजस्थान से। करंट का क्वेश्चन हो गया। ये भी 77वीं करंट का क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं? वो तो आपको भी पता है, कई एग्जामों में ऑलरेडी पूछा गया है। आपको पता ही होगा कि कौन सा इसका आंसर है। जयपुर और उदयपुर थे स्मार्ट सिटी योजना में जो सबसे पहले चुने गए थे, राजस्थान के जिले थे। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है?
ये भी करंट से आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत रशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर हुआ था। तो राजस्थान में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उनको आप ध्यान में रखना, तो उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो जितने भी सैन्य अभ्यास हुए राजस्थान में उनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, नहीं तो वहां से क्वेश्चन करंट के क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो पता है और नहीं पता है तो नहीं पता है। अब देखते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2015 में 79 करते हैं। 79 क्वेश्चन ये कि संगठन जिसे वन विकास व वन्य जीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी पुरस्कार विश्नोई पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये इस टाइम पर 2015 का क्वेश्चन आया था, तो 2020 का भी आ सकता है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, या फिर इसी से रिलेटेड और कोई पुरस्कार, तो उसका भी ध्यान रखना। संस्था चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन का नेचर वैसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? करंट से आ रहे हैं। देखो, राज्य बजट से आ गया। 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है ना, बीकानेर में किया गया था, पहला कोटा के अंदर था। तो इसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। शगुन चौधरी मतलब निशानेबाजी में किस 10 मीटर में स्पर्धा में है, कि 50 मीटर में डबल ट्रैप में खेलती है, या फिर 25 मीटर पिस्टल में खेलती है? ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। यानी खेल से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। डबल ट्रैप में खेलती है, ठीक है ना, तो खेल से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमें मिल गया है और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे नंदघर योजना के बारे में पूछ लिया, उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था, क्या किससे रिलेटेड है? नंदघर योजना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं नंदघर योजना क्या थी। अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि नहीं? देखते हैं अभी। यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई थी, या फिर इस योजना के तहत एकल कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल हेतु पालना गृह खोले जा रहे थे? एक ये तो 3 तरीके के हैं, ये जो भी हैं स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसका जो आंसर है, सही उत्तर चुनना है अपने को। तो 2 है, यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई थी, इसका ये आंसर है। तो ये उस टाइम पर लॉन्च की गई होगी, तो देख लेंगे। ठीक है ना। जितेंद्र राय गोयल कौन थे? राजस्थान सूचना आयोग। पॉलिटी से क्वेश्चन है, करंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ये थे राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से क्वेश्चन आ गया, देख लो जितेंद्र राय गोयल कौन थे। इसी तरीके से 84 नंबर क्वेश्चन क्या था कि संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग को पहचानिए। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी से क्वेश्चन हो गया करंट का। तो पॉलिटी और करंट पर ज्यादा फोकस करना है। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किससे रिलेटेड है? सीआरपीएफ से रिलेटेड है, वायुसेना एयरफोर्स से, या फिर आर्मी से? राजस्थान में तो क्या चलता है? बीएसएफ चलती है, तो बीएसएफ से रिलेटेड होगा। सर्द हवा यहीं पर स्टार्ट हुई होगी, जो जैसलमेर जिले में या फिर जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन उस टाइम पर करंट का क्वेश्चन है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्तावों पर विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। तो करंट का वेटेज काफी ज्यादा है। अब देखते हैं महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछ गया कि 2016 में हकीम का सूर पुरस्कार से एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया, किसको दिया गया था? ठीक है, आज के टाइम पर 2016 से इसको 2020 से रिप्लेस कर दो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखते हैं प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया। ये तो सभी को पता ही है कि कब मनाया गया था, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, तो संविधान दिवस तो सभी को पता है कि 26 नवंबर को मनाते हैं। 2 है, कंफ्यूज करने की कोशिश की कि बच्चे जल्दबाजी में इसको ट्रिक करके आ गए, लेकिन प्रथम संविधान दिवस पूछा है, संविधान अपनाया था वो नहीं पूछा गया, संविधान दिवस पूछा गया था। तो ये क्या हो गया? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या था, ये भी किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी करंट से है कि अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद तथा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। कि पंचायत का चुनाव लड़ रहा है कि जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में पूछा गया। अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा अर्थात जो कि नॉन टीएसपी एरिया, जो नॉर्मल एरिया होते हैं, एक तो टीएसपी एरिया हो गया, एक नॉर्मल एरिया हो गया, उसमें भी जिला परिषद के लिए सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता होगी, ये पूछा गया है कि वह कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लिया हो, कि 8वीं हो, कि 10वीं हो, कि 12वीं हो। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो ये 10वीं तक तो होगा ही होगा, अब तो हटा दी गई है। कह रही है हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने कौन सा समझौता किया है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापार समझौता किया, सिस्टर स्टेट समझौता किया, ये अलग सा लग रहा है, ये होगा शायद 90 का है, 2 नंबर है आरपीएससी की से ये है सिस्टर स्टेट समझौता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब यही है सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से, ये भी करंट से क्वेश्चन आया है। राजस्थानी भाषा लेखक का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो आज के समय में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिए गए होंगे 2020 का ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ से दिए गए। क्या किस देश में हॉकी अकादमी के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की हॉकी अकादमी ने उच्चतर कोचिंग स्थापित की है। 2015 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए। करंट का क्वेश्चन हो गया, तो करंट पर ज्यादा ध्यान देना है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुई है। अब ये स्टैटिक पार्ट हो गया, ये आगे अपनी हिस्ट्री आ गई। कहां से प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख, 93 नंबर क्वेश्चन है। बड़ली, बरनाला, बैराट या फिर बुच कला। ठीक है, बैराट ही है, हमें पता है। बुद्ध के अवशेष भी, अशोक के अभिलेख भी सब यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, तो कहां पर है सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू बाड़मेर में है क्या, ओसिया जोधपुर में, आबानेरी दौसा में, या फिर चंद्रावती झालावाड़ में है। तो इसमें अगर आपको पता है कि राजस्थान के मंदिरों के बारे में एक क्वेश्चन अंबिका माता का मंदिर का पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन आया है। तो सोमेश्वर मंदिर तो काफी प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है, बाड़मेर के किराड़ू में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, तो मंदिरों के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कौन सा मंदिर कहाँ है। तो ये कहां से पूछ लिया गया, कल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैंने बताया था ना कल्चर से 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब घग्गर नदी कहां पर बहती है, हनुमानगढ़ के आसपास बहती है। ठीक है ना, तो कहां पर है ये तो सभी को पता है, कालीबंगा, आहड़, उदयपुर के अंदर, गुलुंड, पीलीबंगा, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये कौन सा टॉपिक है, ये जो सभ्यताएं थी ना, प्राचीन सभ्यताएं थी जितनी भी राजस्थान से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन, अभी हमने एक क्वेश्चन पहले देख रखा था कि ये 2 क्वेश्चन सभ्यताओं से आए हुए हैं। अब देखते हैं किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये भी कहां से आ गया, साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ के अंदर रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया था और मतीराम ने इसको रचा था 19वीं शताब्दी में। तो ये कल्चर से क्वेश्चन आ गया। कल्चर से क्वेश्चन काफी है। नेजा क्या है, ये भी कल्चर से क्वेश्चन है। ठीक है, नेजा क्या होता है, रामदेव जी की पंचरंगी पताका जैसलमेर के अंदर, वो उससे नेजा बोलते हैं। रामदेव जी से रिलेटेड के लोक देवता है, ये लोक देवता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल्चर के अंदर। जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पापू वड़गू रामदेव और मांगलिया जी हैं और गोगा जी वगैरह, जिनके इनके बारे में विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नहीं तो अगर 2 से 3 लोक देवता दे दिए और आपने नहीं पढ़े तो आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो गलत हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सीताराम सातु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध है। तो जो कृषक आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के समय या फिर उससे पहले भी हुए थे, तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सीताराम साधु का निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था, यह भी आपको पता होना चाहिए कि बिजौलिया कृषक आंदोलन से संबंध था, पता है।
तो जितने भी किसान आंदोलन थे उस टाइम पर, बिजौलिया था, हाड़ौती था, शेखावटी था या मेवाती था, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि अगला क्वेश्चन जो है 99 नंबर का, मेवाड़ भील कौर किस वर्ष से स्थापित की गई? स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आया है। अगर आपको पता है किसने स्थापित, अंग्रेजों ने स्थापित की होगी उसी टाइम पर, तो 1837 में स्थापित की गई थी। तो इस तरीके से ये भी राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब ये भी हिस्ट्री से आ गया कि राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो खानवा आपको पता ही है, खानवा कहाँ पड़ता है? बयाना में पड़ता है। बयाना भरतपुर अर्थात पूर्वी राजस्थान में ये पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखो किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकृति के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने यही बताया था कि यदि आप थर्ड पेपर को, कॉमन पेपर को तैयार करते हो तो आप इतना ध्यान रखना कि मुझे किस पोर्शन को ज्यादा वेटेज देना है और किस पोर्शन में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। यदि समय निकल गया तो वैकेंसी भी हाथ से निकल जाएगी। जैसे कि अभी हमने पूरे पेपर का एनालिसिस किया, प्रकृति देखी कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का है। तो हमने कॉलेज लेक्चर 2014 का जो पैमाना रखा था कि 2014 में जो पेपर आया था, कॉमन पेपर आया था कॉलेज लेक्चर का, जो सभी के लिए समान है, कि राजस्थान हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, कल्चर से कितने क्वेश्चन और किस प्रकृति के क्वेश्चन आए, राजस्थान ज्योग्राफी से, नदियों से काफी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन इस बार नदियों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। तो आरपीएससी क्वेश्चंस बना सकती है। तो आप सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार कीजिए कि इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी में से इकोनॉमिक सर्वे का बहुत अच्छा वेटेज रहा था, अभी हमने चर्चा की। और पॉलिटी से काफी क्वेश्चन है, इसको मैं करीब 20 से 22 जो मार्क वो है क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो करंट के मिलाकर। ये 25 तक भी पहुंच सकती है करंट के क्वेश्चन जो पॉलिटी के मिलाकर। तो आप इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हो। और मैं एक स्ट्रेटेजिक वीडियो जिसमें एक एक टॉपिक की चर्चा करूंगा कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी बुक है जिसका अध्ययन आप कर सकते हो कॉलेज लेक्चर के कॉमन पेपर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है इस बार, उसके लिए। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इसके जितने भी थर्ड पेपर है, कॉमन पेपर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और मेरा जो प्रोमो कोड है गौरव एम को यूज कीजिए, GAURAVM, और 10% डिस्काउंट पाइए। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है ना। और जो YouTube पर अनअकैडमी चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे के बटन को दबाइए, जिससे जितनी भी क्लासेस होंगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे। धन्यवाद। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी।